पहले ना हम बैड डेट्स के जो आपके पॉइंट है ना वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट पे चलते हैं। और लिखा हुआ है एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, इसका मतलब है 2 लाख आपको गिवन है रिसीवेबल का बैलेंस और 10,000 गिवन है आपको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। और किस डेट का है? एज एट 1 जुलाई 2021, मतलब दोनों ही ब्रॉड ऑन है। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें अलाउंस का ब्रॉड ऑन गिवन होता है, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है, बट इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही ओपनिंग है। ड्यूरिंग द ईयर नो बैड डेट्स वर रिटन ऑफ, कहता कोई भी बैड डेट्स नहीं हुआ, राइट ऑफ नहीं किया हमने। हाउएवर as at June 22 it was discovered that customer who owed 8,000 was declared bankrupt and only 30% shall be expected to recover from his estate। मतलब वो कहता है कि उसके दौलत से सिर्फ 3% 30% रिकवर हो सकता है, तो बाकी 70% का क्या करें? अलाउंस से बैड डेट्स, बैंक करप्ट हो गया तो 70% उसका बैंक बैड डेट्स कर देंगे। उसके बाद एज एट 30 जून 22 रिसीवेबल बैलेंस बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट वाज ₹2,25,000। ये कौन सा बैलेंस आ गया? क्लोजिंग। लेकिन इस क्लोजिंग के अंदर वो जो बैंक करप्ट है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। कहते हैं हाउ मच अमाउंट शैल बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अज्यूमिंग दैट रेट ऑफ अलाउंस वाज नॉट चेंज। अब रेट ऑफ अलाउंस है कितना? आपके पास 10,000 है 2 लाख के ऊपर, 10,000 है 2 लाख के ऊपर, तो रेट पता चल जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। यही होता है परसेंटेज लेने का तरीका। वो जो 10,000 है वो कितने परसेंट है किसका? 200,000। इसका मतलब है जितना अलाउंस, कहता है अलाउंस में चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब है अब भी 5% ही है। ठीक होगी बात। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपको चाहिए एसओपीएल। एसओपीएल का क्या तरीका होता है? बैड डेट्स प्लस कैरीड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन, और रिकवरी तो है नहीं इसके अंदर। बैड डेट्स कितने हैं? बैड डेट्स कितने? 8,000 का 70% 50 प्लस ये जो मैंने कैरीड ऑन लेना है, ये जो 5% लेना है किस अमाउंट के ऊपर लेना है? 2,25,000 में से कुछ माइनस करके लेना है या डायरेक्ट माइनस करके लेना है? माइनस करके लेना। कितना माइनस करना है? 8,000 माइनस कर देना है या सिर्फ बैड डेट्स माइनस करने? 5,600 मान रहे थे। चले एक दफा करके देखो जरा। 5,600 माइनस करो और उसका फिर 5% हो। 225,000 माइनस 5,600, जो आंसर आया 10,970 माइनस ब्रॉड ऑन। ब्रॉड ऑन कितना है? 10,000। पहले तो इसका आंसर फाइंड करें। 5,600 प्लस 10,970 माइनस 10,000 कितना? 6,570। पहली बात तो यह है कि आपको इसका आंसर ही नहीं मिला। ठीक है, अब जाएं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जब कभी हम किसी को स्पेसिफाई कर देते हैं उसका रिमेनिंग बैलेंस गुड होता है। याद आया? अब इसका जो 30% रिकवर है, 70% आपने राइट ऑफ किया है, तो इस बाकी के ऊपर फिर अलाउंस नहीं लेंगे। तो आप लोगों का जो पूरा 8,000 है वो पूरा 8,000 माइनस होगा। अगर इसको दूसरे अंदाज में देखते हो, आपके पास 2,25,000 के डेटर्स हैं, जिसमें 8,000 वो है जिसको आपने 70% राइट ऑफ कर देना है या अलाउंस ले लेना है की बात है। बैंक करप्ट हो गया तो, लेकिन 30% तो रिकवरेबल है। वो 30% अब गुड डेटर माना जाएगा।
2400 जो है वो क्या माना जाएगा, गुड डेटर माना जाएगा, जिसके ऊपर आप जिसको स्पेसिफाई कर देते हैं ना, फिर जितना राइट ऑफ हो या अलाउंस हो वो अलग होता है, बाकी गुड डेटर माना जाता है। तो आपने 2,25,000 में से पूरा 8,000 निकाल दोगे, 5,600 बैड डेट्स हो गया और 2,400 अब क्या रहेगा, गुड। और जो गुड है उसके ऊपर अलाउंस नहीं लेते कैरी ऑन में से, क्योंकि कैरी ऑन के अंदर ही शामिल है ना। तो कितना, 2,25,000 में से 8,000 निकाले, 217,000। अब इसका 5% ले, 10,800, ये है आपका 5% कैरिड ऑन। अब आप देखिए जरा, 5,600 प्लस 10,850 माइनस 10,000, अब आपका आंसर आ जाएगा 6400। ठीक होगी बात। जब भी हम किसी को स्पेसिफाई करते हैं तो जितना वो स्पेसिफाई हो जाता है उसका जो रिमेनिंग उसका बैलेंस बचता है, फिर उसके ऊपर कोई अलाउंस हम कहते नहीं थे, जो स्पेसिफिक अलाउंस उसको अलग कर देते थे, उसके ऊपर उतना ही अलाउंस लेते हैं जितना वो कहता है, फिर उसके ऊपर जनरल अलाउंस नहीं लिया जाता। या दूसरे लफ्जों में आप ऐसे भी कर सकते थे, आपका जवाब ठीक आता, लेकिन बैंक करप्ट होने की वजह से हमने ये राइट ऑफ किया है। आपके पास 2,25,000 था, स्पेसिफिक को अलग करो, स्पेसिफिक कितना है, ऐसे करते होते हैं ना, जर्नल को अलग करो, जर्नल कितना है, 2,25,000 में से 8,000 माइनस किया तो 2 लाख, इसका 70% अलाउंस ले लो और इसका 5% अलाउंस, कितना आ गया 5,600, 10,800। अब इसको चाहे राइट ऑफ नहीं करते फिलहाल, क्योंकि 30% है, 70% अलाउंस मान रहे हैं, इसका टोटल बताएं कितना आ रहा है, 16,456। अब आप ऐसा, क्योंकि आपने बैड डेट्स नहीं किया, आपने उसको अलाउंस कर दिया है, आपका जवाब फिर भी सेम आएगा। अब आप लिखोगे बैड डेट्स तो है नहीं, प्लस कैरिड ऑन माइनस सारा आपने अलाउंस को कर दिया, माइनस 10,000 कर दिया, फिर भी आपका आंसर कितना आया। अब मेन इस सवाल के अंदर उसने हमें सिखाया क्या है कि भाई जिसके ऊपर आप अलाउंस ले लो ना, या जिसको स्पेसिफाई कर दो, फिर उसके ऊपर दोबारा जनरल अलाउंस नहीं लेते होते। तो आपने 8,000 का 70% चाहे इसको राइट ऑफ कर दें या इसको अलाउंस मान लें, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सवाल बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बैड डेट्स, इसको बैड डेट्स मान लें, फिर अगर इसको बैड डेट्स मानोगे फिर अलाउंस नहीं मानोगे, दोनों में से एक रखोगे ना। अब ऐसा तो नहीं कहोगे अलाउंस भी है बैड डेट्स भी है, क्योंकि 30% जो कह रहा है कि रिकवरी के चांसेस हैं, तो इसका मतलब है 70% नहीं चांसेस, तो हम अलाउंस मान लेते हैं। नहीं उसमें डाउट नहीं है, जिसको स्पेसिफाई कर देते होते हो ना, तो जो उसका रिमेनिंग बैलेंस होता है उस पर डाउट नहीं लिख करते, फिर वो गुड बन जाते हैं, फिर उसके ऊपर अलाउंस, तो 2,400 के ऊपर अलाउंस नहीं लेना था। 43 और 44, 43 पे है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग अलाउंस वाज ₹15,200 एंड 16,800। द अकाउंटेंट ट्रीटेड ओपनिंग बैलेंस एज क्लोजिंग बैलेंस एंड वाइस वर्सा। मतलब ये तो उसने गलती कर दी। असल में द विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव एरर। कहता है चार्ज फॉर द ईयर वाज ओवर स्टेटेड बाय 1600। कहता है आपने ना 1600 से ज्यादा एक्सपेंस लिख दिया होगा, आपने 1600 से कम एक्सपेंस। चार्ज का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स लिखना। अच्छा, उसने किया क्या, उसने 16,000 को लिख दिया ब्रॉड और 15,000 को लिख दिया कैरिड, उल्टा कर दिया ना। उसके हिसाब से 16,800 से 15,200 हुआ, तो अलाउंस उसका कम हुआ ज्यादा, उसके हिसाब से अलाउंस कम हुआ, इसका मतलब उसने कम चार्ज किया, अलाउंस उसने तो कम कर दिया होगा ना। तो कितना डिफरेंस आ गया, इसका डिफरेंस है कितना, असल में क्या था,
अवर असल में था चार्ज करना था, उसने चार्ज कम कर दिया। कितना चार्ज कम कर दिया? 1600 से। वो कहता है which of the following statement is true as a result of the above error। उसने 1600 से एक तरह से चार्ज करना था ज्यादा, कर दिया कम। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आया होगा? 3200 से या 1600 से? एक अमाउंट को हमने एक्सपेंस बढ़ाने थे, तो बढ़ाए तो नहीं, उल्टा कम कर दिए। इसका मतलब है डबल इफेक्ट अब आएगा। देखें आप, मैं बता रहा हूं, आपने, हमारा असल आंसर था हमारे टोटल एक्सपेंस से 500 पहले, बैड डेट से पहले। ये तब गलती होती है जब आप किसी डेबिट को क्रेडिट लिख दो या क्रेडिट को डेबिट लिख दो। बढ़ाना था कम कर दो, या कम करना था बढ़ा दो, तो हमेशा डबल इफेक्ट होता है। लेकिन इसका मैं आपको तरीका बताता हूं कैसा होता क्यों। मेरे पहले एक्सपेंस से 500, ठीक है। हुआ ये कि मेरे अलाउंस था 400, बल्कि 700 से 750 हो गया था। मेरा अलाउंस बढ़ गया कम हुआ? बढ़ गया। इसका मतलब है मैंने एक्सपेंस लिखने थे और 50 के, ठीक है। एक्सपेंस में ऐड करना था ना, चार्ज करना था। मेरा टोटल एक्सपेंस कितना बन गया? ठीक है। इसका मतलब है मेरे टोटल एक्सपेंसेस 550 हैं, अगर मैं सही करता तो। अब आ जाओ, मेरे पहले वाले एक्सपेंस हैं 500, मैंने 50 एक्सपेंस बढ़ाने थे, क्या कर दिए? कम। जब मैंने कम कर दिए तो एक्सपेंस लिखे कितने हुए? इसका मतलब है कितने का फर्क डाल दिया मैंने? 100 रुपए का। कितने का फर्क डाल दिया? 100 रुपए का। वो यही तो पूछ रहा है, कहते कितने का इफेक्ट आ गया होगा आपके टोटल एक्सपेंसेस के अंदर? डबल हो गया ना। आपने 50 ऐड करना था एक्सपेंसेस के अंदर, वो तो किया ही नहीं, उल्टा माइनस कर दिया। और अगर आप इसको सही करेंगे, इन केस आपने एक चीज को प्लस करना था, माइनस कर दिया। अगर सुने, उसको मैं प्लस करता, सिर्फ प्लस करता, वो तो उसका इफेक्ट खत्म हुआ है। जो उसको प्लस करना था वो तो अभी भी नहीं किया। एक चीज को मैंने प्लस करना था, मैंने प्लस नहीं किया, क्या कर दिया? आप कहते हैं सर हम इसको +50 कर देते, ठीक है, मैंने +50 कर दिया, उसने तो अपना इफेक्ट कैंसिल किया। जो ओरिजिनल 50 लिखना था वो अभी भी नहीं लिखा। तो अभी अगर 2 दफा फिर हमें उसको 50 लिखना पड़ेगा, एक उसको कैंसिल करने के लिए और एक उसको लिखने के लिए। तो इसलिए उसने क्या किया था कि आपका जो 1600 है उससे एक्सपेंस चार्ज करने थे, उसने चार्ज नहीं किए बल्कि अंडरस्टेट कर दिए। अब अगर सिर्फ 1600 बढ़ाएगा वो तो अपना इफेक्ट कैंसिल करेगा, तो 1600 वो इफेक्ट भी कैंसिल करेगा और जो 1600 से चार्ज करने थे वो भी करेगा। तो टोटल 3200 से एक्सपेंस को उसने अंडरस्टेट किया हुआ है। टोटल कितने से अंडरस्टेट किया हुआ है? 3200 से। अगर इसी को देख ले, उसने टोटल कितनी अमाउंट से अपने एक्सपेंस कम लिखे हुए हैं? 100 रुपए से। अब एक और बात, एग्जांपल, यही वाली एग्जांपल दे देता हूं आपको एज इट इज, इसी को करता बात। अज्यूम करता हूं मेरे पास बैड डेट से पहले के जो एक्सपेंस हैं वो थे 10,000, ठीक है, ये सही वाला काम कर रहा हूं। 1600 से मेरे एक्सपेंस बढ़ गए, 1600 से मेरे एक्सपेंस बढ़ गए, तो इसका मतलब है मेरे टोटल एक्सपेंस कितने हो गए? 11,600। अगर मैं सही करता तो यही होना था। अब हुआ ये, भाई साहब ने अपने 10,000 एक्सपेंसेस के अंदर 1600 इंक्रीज करना था, उसने डिक्रीज कर दिया। मतलब उसने क्या कर दिया? -1600। उसके एक्सपेंस कितने आ रहे होंगे? 10,000 में से 1600 माइनस पे 8,000। अब उसने कितनी अमाउंट से एक्सपेंस कम कर दिए हुए हैं? क्या सिर्फ 1600 का डिफरेंस आ रहा है या 3200 का डिफरेंस आ रहा है? 3200 का डिफरेंस आ रहा है। करना था एक्सपेंस में ऐड, उसने किया हुआ है माइनस, ठीक है। अब एक तो अगर मैं सिर्फ 1600 प्लस करूंगा वो तो 0 हो जाएगा इफेक्ट, और 1600 फिर मैं लिखूंगा। अब मैं चाहता हूं ठीक करना है, मैं इस 8400 एक्सपेंस में लिखा हुआ है, इसमें 1600 ऐड करूंगा तो क्या 11,600 आ जाएगा? नहीं। अगर मैं 1600 ऐड करूंगा तो ये इसका इफेक्ट इसको कैंसिल किया है, फिर 1600 जो लिखने थे वो भी लिखूंगा, तब ये आ जाएगा 11,600।
तो याद रखें जब भी कभी कोई चीज प्लस करनी थी और आपने माइनस कर दी, और अगर माइनस करनी थी आपने प्लस कर दी, तो उसके डबल इफेक्ट आते होते। एक उसका इफेक्ट कैंसिल करते हैं और दूसरा उसको लिखते भी हैं। अगला सवाल भी कुछ ऐसे ही है। क्या कहता 43 और The accountant has made an entry to increase the allowance during the year as debit allowance for doubtful debts and credit bad debts expense। बताओ ये इंक्रीज की एंट्री है? कहता है उसने एंट्री पास कर दी, वो कहता है इंक्रीज हुआ था अलाउंस, मतलब क्या है? वो कहता है अलाउंस बढ़ाना था, मतलब एक्सपेंस ज्यादा लिखने थे, उसने कम कर दिए। और कितनी अमाउंट से? 12,500 से। कहता है व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ एरर, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो चुका होगा? एक लिखना था एक्सपेंस, आपने लिख दिया इनकम, आपने अपना प्रॉफिट ज्यादा लिख दिया, और ज्यादा भी कितने से लिखा होगा? 25,000 से, क्योंकि इनकम को आपने एक्सपेंस लिख दिया। ठीक होगी बात? तो आपने अपना प्रॉफिट में 25,000 से ज्यादा किया हुआ या कम? अब ज्यादा की, तो इनकम लिख दिया है ना, लिखना था एक्सपेंस लिख दिया, और कितने से ओवरशेड किया हुआ है? इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूं। मेरे पास प्रॉफिट था, सपोज दैट इस एरर से पहले हम अज्यूम कर लेते हैं 1 लाख, ठीक है? अलाउंस इंक्रीज हुआ था तो असल प्रॉफिट कितना हो जाना चाहिए था? इसमें से माइनस 12,500 माइनस हो जाना था, तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाना था? 87। असल मेरा प्रॉफिट ये होता। अब उसने क्या किया? अलाउंस इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर दिया। उसने 1 लाख उसका प्रॉफिट के अंदर उसने 12,500 प्लस कर दिया। उसने अपना प्रॉफिट लिख दिया 1,12,500। लिखना था प्रॉफिट, असल प्रॉफिट आ रहा था 87,500। उसने कितना लिखा होगा? 1,12,500। तो कितने से ओवरस्टेट किया हुआ है? 25,000 से। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, अगर वो कहता है कि अब प्रॉफिट को सही करने के लिए क्या करें? 25,000 से डिक्रीज कर दे, 25,000 से रिड्यूस कर दे। अगर वो कहता है ना बताओ प्रॉफिट को सही करना है, तो हम कहेंगे जो भी उसने प्रॉफिट लिखा होगा ना, उससे 12,500 माइनस ना करें, बल्कि 12,500 माइनस करोगे तो वो तो वही इफेक्ट कैंसिल किया जो आपने इनकम लिखी हुई है, वो इनकम खत्म हुई। फिर मजीद जो एक्सपेंस लिखना था वो भी लिखेंगे डबल अमाउंट के साथ, क्योंकि आपने बैड डेट्स को डेबिट करना था, आपने कर दिया क्रेडिट। एक दफा डेबिट करेंगे तो वो तो क्रेडिट खत्म होगा, वो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर जाकर पढ़ेंगे डिटेल। तो ये हमारे पास वैसे सिलेबस में अलग से हैं। और सवाल? अच्छा, ईमानदारी से बताना है, आप लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया? नहीं किया? एडिशनल सवाल ना टेस्ट देने से पहले लाजमी किया करें, चाहे कोई भी चैप्टर हो। और मैं खुद भी करवा सकता हूं, लेकिन अगर मैं खुद करवाता रहता तो आप लोगों को स्पून फीडिंग की आदत हो जाएगी। आप खुद एफर्ट करो, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों ने बनना है। मैं इतना कर सकता हूं कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिया देता हूं। हाँ, उसके बाद कोई नई चीज आएगी वो आप लोगों के सामने आएगी, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, वो मसला भी हल हो जाएगा। अपने आप को अपनी सारी मसरूफियत से टाइम निकाल के अपने कैरियर को टाइम, सारी जिंदगी ये काम करना है आप, तो इसको खूबसूरत बनाओ। बाकी कोई चीज आपका किसी काम नहीं आएगी, वरना आप लोगों का हाल पाकिस्तानी टीम जैसा होगा, ना उधर के ना इधर के। अगर आप फुल एफर्ट अपनी नहीं पुट करोगे तो जलालत के साथ आगे बढ़ोगे, आगे तो बढ़ जाओगे, जलील होगे। अगर डिग्निटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो अपने कैरियर को टाइम दिया, घर में भी इज्जत। अब इसका एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। नेचर, कमिटमेंट। आज ना वो 90% वाले बच्चों का टेस्ट भी था, और ये अंदाजा लगा लें कंपटीशन का, ये सेंटर में ये बच्चे गए थे, जगह थी बैठने की, फुल था। एक सेंटर जिसमें ये गए थे वो भी फुल था। इसका मतलब कितने लोग 90% वाले होंगे, क्योंकि सारे के सारे वो 90% वाले थे। और ये तो लाहौर के सेंटर है, कराची के भी सेंटर बने, हर जगह सेंटर। तो इसका मतलब है जिन बच्चों के 90% से, क्वालिटी तो सारी एक जैसी है, वो नहीं मसला, चाहे 90% भी है, क्वालिटी एक जैसी है। लेकिन अब अगली बात देखें, एक स्टूडेंट कैफ में भी है, उनकी क्लास
स्टार्ट होती है तकरीबन 10 से 11 बजे और उसका टेस्ट 10:30 बजे खत्म हुआ। आप लोगों का टेस्ट कितने बजे खत्म हुआ? 10:40 पे। वो चाहता कि आज मैं टेस्ट देकर घर चला जाता। उसने सोचा कि आखिरी 5 मिनट ही क्यों ना हो मैं क्लास में पहुंच जाऊं। वो इतनी स्पीड में आया कि आखिरी 15 से 20 मिनट उसने क्लास ली आके। वजह वो चाह रहा था कि पहले शुरू में तो पुराना डिस्कस हो रहा होगा और सारा कुछ तो पढ़ाई एंड में जाता है। हो सकता है जो तो मजबूरी के तहत मिस हो गया वो हो गया, और जो मजबूरी के साथ ना, जिसको जानबूझ के मिस नहीं करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, अगर आप लोग उठते हो ना सुबह, क्लास में 10 मिनट गुजर चुके हैं, आप कहते चलो ये क्लास तो गई, तो 10 आप मुंह धोए बगैर पहुंचो। आपका कोई सगा नहीं, आपका सगा है तो आपका कैरियर है। आप कपड़े जैसे मर्जी पहने, मुंह धोया है नहीं धोया, बाल बनाया है नहीं बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। आप सब चीजें दूर रख दो। ये जो आप लोगों की शक्ल जितनी मर्जी अच्छी कर लो, पास नहीं होंगे ना तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। और अगर पास हो जाओगे ना तो पैसे भी होंगे, फिर बाल भी बन जाएंगे, मुंह भी धो लेना, सब कुछ फिर कर लेना। अभी आपका जो मेन प्रेफरेंस है वो है आपकी क्लास, आपका होमवर्क, आपकी कमिटमेंट, और आप लोग जो पढ़ के जाते हो उसको समझ आना जरूरी है। उसको बार बार समझो, उस पर हिम्मत करो, कोशिश करो, फिर देखना आप लोगों को सीए जो सबसे मुश्किल जो लोग समझते हैं ना, आपको एक दिन लगेगा यार इसमें था क्या। सिंपल हम पढ़ते हैं पास हो जाते हैं। तो फेल होने की वजह ये होती है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं वो मिलावट वाला है, उसको पूरा टाइम और तवज्जो नहीं दे रहे। तो टाइम और तवज्जो की जरूरत है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे थे आप? 46, अकाउंट रिसीवेबल। अब जरा सवाल पर ना इसको एंजॉय किया करो, गेम है ये। अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ अलाउंस, इसका मतलब है इसमें से अलाउंस माइनस हुआ है और ये रिसीवेबल है। डन। एज एट 1 जुलाई 2021 एंड 76,000 ऑन 30 जून 22। इसका मतलब है ये रिसीवेबल का ब्रॉडाउन है और ये उसका, लेकिन इसमें से अलाउंस माइनस हुआ है। कंपनी एस्टिमेट द क्रिएट अलाउंस एज 5%। इसका मतलब है ये अमाउंट 95% है। ऐसा है या नहीं? अब इसमें से आप ग्रॉस रिसीवेबल भी फाइंड कर सकते हो, आप अलाउंस भी फाइंड, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों अमाउंट्स को 95 पे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रॉड ऑन भी अलाउंस का आ जाएगा, कैरिड ऑन भी आ जाएगा। ये बात मानने को है ना कि ये 95% अमाउंट है। कैसे पता चला? नेट ऑफ अलाउंस है, और अलाउंस है कितना? 5%। इसका मतलब है ये आपके पास जो 76,000 गिवन है और जो आपके पास 66500 है, ये एक्चुअल में कौन सी अमाउंट्स हैं? 95% अमाउंट्स है। तो इसको हम 95 पे डिवाइड करके अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलाउंस आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिसीवेबल आ जाएंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 4,000। और इसको 95 पे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 66,500 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 5, 30। ये आपका ब्रॉडाउन है अलाउंस का, और ये आपका, अगर इन दोनों को हम नेट रिसीवेबल में ऐड कर देंगे तो वो रिसीवेबल कौन से बन जाएंगे? ग्रॉस रिसीवेबल, नॉर्मल रिसीवेबल। उसने हमें नेट करके बताए हुए थे और कहता वो 5% है। हमने नेट वाले परसेंटेज में डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 80,000 आ जाएगा। करके देख लो, आपका अकाउंट रिसीवेबल ये आ गया 80,000, और इसका ब्रॉडन कितना? ब्रॉडन रिसीवेबल कितने आ गए? 70। अब सवाल पूछे फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, और अलाउंस नहीं है। आप लिखा हुआ है, मैं मुझसे थोड़ा पूछ रहे हो आप, ये देखिए आप सवाल पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। मैं वही बात करता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं? अकाउंटिंग। आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? अंग्रेजी। यार चलता है, चलो नजर आ रहा है ना?
अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ अलाउंस वर, क्या मतलब है इसका? अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ अलाउंस वर 66,500 रिसीवेबल है अलाउंस माइनस करने के बाद, और अलाउंस कितने फीसद है? 5%। इसका मतलब है ये जो अमाउंट है कुछ परसेंटेज में प्लस माइनस हुई है, दैट अमाउंट इज 95%। इसको 95 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रिसीवेबल आएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अलाउंस आ जाएगा, क्योंकि 5 अलाउंस है। नेट का मतलब है ना कुछ इसमें से माइनस, और माइनस क्या हुआ है? अलाउंस। ये यहां तक अभी हमने लाइन पढ़ी है। आगे बढ़े। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून 22 कैश सेल्स हैं 50,000, कैश ऑफ ₹1,25500 एंड चेक 1,30,000 वर रिसीव्ड, ऑफ विच 5,500 वाज बैड डेट्स रिकवर्ड। इस सवाल को और थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि सवाल भी बड़ा है, बड़ा सर अच्छा सवाल। इरिकवरेबल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इरिकवरेबल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 9,000, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड 3,000 और 2,000, वेयर एज काउंट्रा सेटलमेंट इज 6,000। व्हाट वाज द ग्रॉस सेल्स? पूछ क्या रहा है? ग्रॉस सेल्स अमाउंट विच शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ, कहता है सेल्स कितनी है। क्या पूछ रहा है? अल्लाह के बंदो, आप लोगों के पास ये जो लेजर होता है ना, इसको इक्वेशन माना करो, और इक्वेशन में अगर कोई एक अननोन हो वो फाइंड हो जाता है। आप लोगों ने छोटे होते एक अकाउंट रिसीवेबल का लेजर पढ़ा, पढ़ा? यहां पर क्या लिखते हो? ब्रॉ डाउन। यहां पर क्या लिखते हो? कैरी डाउन। यहां पर कौन सी सेल्स आती हैं? क्रेडिट सेल्स। यहां पर क्या आता है? कैश। कैश बैंक इकट्ठा लिख लो, अलग अलग लिख लो, एक ही बात है। फिर यहां पर क्या आते हैं? बैड डेट्स, काउंट्रा, डिस्काउंट, अलाउड, सेल्स, रिटर्न। पता है ना? ये बात हमें लगी सबको? अब ये बड़ा अच्छा सवाल हो गया। अच्छा, पेपर में ये सवाल नहीं आएगा तो फिर हम कर क्यों रहे हैं? आप लोग पीआरसी करने आए हो क्या? सीए करने आए हो ना, तो फिर सब कुछ इंपॉर्टेंट। अगर तो पीआरसी करना है ना, तो फिर तो हमें इतना खपने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ 100-200 सवाल होते हैं, वो कर लो, पास हो जाता था। बट अगर सीए करने आए हो ना, तो एक एक चीज को हल करना, और मैं आपको डिफरेंट तरीकों से पढ़ाया करूंगा। सर फिर जो फेल होते हैं वो 100-200 सवाल, वो 100-200 सवाल करते हैं। आई कैप ने सिर्फ एक वैल्यू बाय की जगह टू लिख देता है, और उनको उतनी तमीज ही नहीं होती कि बाय और टू का डिफरेंस क्या होता है। वो रटा लगाकर जाते हैं और फेल हो जाते हैं। सवाल उसी से ही पास हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका फिर होता पीआरसी है। अब खुद देखिए कि पीआरसी का रिजल्ट 60% आता है, इसका मतलब कोई बच्चा पास होके आगे आया। R1 का 30% क्यों है? छांटी क्यों हो रही है? वो जो बच्चे एक सिर्फ रटा लगाकर आ रहे हैं ना, वो निकल जाते हैं। और 30% भी नहीं है, 15% है, क्योंकि रिपीटर भी पास हो रहे होते हैं। तो 10-15% क्यों पास हो रहे हैं? क्योंकि वो 100-200 सवाल करके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे को जीनियस ऐसे होते हैं कि 100-200 सवाल। मेन तो अंग्रेजी का मसला है, और दूसरा यहां पर एक रेस भी लग चुकी है। अब रेस तो वैसे खत्म हो गई, वो जो जल्दी जल्दी करना है सीए, अब वो नॉर्मल, अब 3 अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट नॉर्मल बन गए। 2 अटेम्प्ट में बहुत ही रेयर केसेस में बच्चे करेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा होगा। बट मैं ये एक बात कहता हूं, अगर आप पीआरसी और कैफ का ग्रुप ए इंसानों की तरह कर लो ना, फिर आपका सीए का कोई पेपर फेल है। क्योंकि मैंने देखा है कि सारे वही कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल हो रहे हैं, और लोग कहते हैं R2 मुश्किल है, उनकी पीआरसी वीक है। ऑडिट मुश्किल है, उनकी अकाउंटिंग वीक है। इस वजह से ये सब्जेक्ट मुश्किल होती है। अब देखिए, ये चीज हमने पढ़ ली है ना। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कल को अगर आप भूल जाओगे तो फिर चित्रालू जी डिजर्व करते हो। बात क्या है? अकाउंट रिसीवेबल का ब्रॉडन और कैरी डाउन हमेशा ग्रॉस लिखते होते हैं, कभी नेट नहीं लिखते होते। जिंदगी में कभी भी ऐसा ना करना। अकाउंट रिसीवेबल का ब्रॉडन और कैरी डाउन
कभी भी नेट ऑफ अलाउंस नहीं लिखना लेजर के अंदर। नेट ऑफ अलाउंस लिखते होते हैं कहां पे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, उसमें से अलाउंस माइनस करके लिखते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का लेजर जब भी बनाओगे उसके ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन हमेशा ग्रॉस लिखेंगे, नेट। आपके पास क्वेश्चन के अंदर 76,000 और 66,500 ये नेट हैं, ये नेट ऑफ अलाउंस हैं, और ग्रॉस कितने हैं? 80,000 और 70,000। तो आपका ब्रॉड ऑन कितना है? 70,000 और कैरिड ऑन कितना है? ठीक है, अब यह है आपकी इक्वेशन। जो इंफॉर्मेशन गिवन है पुट कर दो, और जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो फाइंड हो जाएगी। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कहता है कैश सेल 50,000 है, बताओ इसमें लिखूं या ना लिखूं? कैश सेल इसमें नहीं आती, दिमाग में रखना है। कैश एंड चेक, कैश है 1,25,500 और चेक मिला 1,30,000 वर रिसीव्ड। इसका मतलब कैश फ्रॉम कस्टमर ऑफ विच 5,500 वाज रिलेटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बताओ बैड डेट्स रिकवर्ड इसमें आते हैं या नहीं? बैड डेट्स रिकवर्ड इसमें नहीं आते। उसकी इसमें एंट्री तो होती है कैश, मतलब उसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल नहीं आ रहा। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, अब लेजर भी देखोगे तो मैं आपको आई कैप की भी चीजें बताने लगा। क्या ये 5500 इन अमाउंट्स के अंदर शामिल है या नहीं? शामिल है। तो क्या हम इनको अगर लिख देंगे पूरा तो इसके अंदर बैड डेट्स रिकवर्ड भी लिखा जाएगा? माइनस करके लिख देंगे। अब असल चीज क्या है? इनको माइनस करके लिख देना। वैसे कैश कितना है? 1,255,000 और बैंक कितना है? 1,30,000। आप दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हो और अलग अलग करके भी लिख सकते हो। आप कहोगे सर इसके अंदर तो 5500 भी है, या तो इसमें से माइनस करके लिख दो या 5500 इस साइड पर लिख दो, एक ही बात है। अब जब आप आई कैप की किताब से पढ़ रहे होंगे ना, आई किसी जगह पर, तो ये 5500 जो बैड डेट्स रिकवर्ड है ना, वो कैश के नाम से इधर लिखा होगा। तो आप कहेंगे सर ने तुम्हें गलत पढ़ा दिया, सर ने तो कहा था कि अकाउंट रिसीवेबल में ये आता ही नहीं है। ये नहीं आता, ये इसमें था, निकाला हुआ है, ये इन अमाउंट्स के अंदर है। अगर या तो 5500 माइनस करके लिखोगे तो फिर डेबिट साइड पर नहीं लिखोगे, और अगर पूरी अमाउंट लिख दोगे तो फिर 5500 माइनस करने का तरीका कार क्या है? अपोजिट साइड पर लिख दो। तो ये जो 5500 मैं लिख रहा हूं, ये वो अमाउंट है जो इनके अंदर बैड डेट्स रिकवर्ड शामिल है। अब दोनों तरीके याद रहेंगे, या तो माइनस करके लिखेंगे तो फिर डेबिट साइड पर 5500 नहीं लिखेंगे। नहीं समझ लग रही? रोजा लग रहा है शेर? समझ लग रही? रोजा लग रहा है? चले देखें, देखें ना, बंदा खो जाता है कहीं ना कहीं, समझ नहीं। देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड इसके अंदर आते हैं या नहीं? अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री बता दो, कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट, राइट? कोई ऐसा ही होता है? इसका मतलब है इस 5500 ने इधर नहीं आना, बिल्कुल इस लेजर के अंदर नहीं आना, और वो 5500 इन अमाउंट के अंदर शामिल है। अंग्रेजी से मुझे पता चला, देखिए कहता है कैश 1,255,000, बैंक 130,000 रिसीव्ड ऑफ विच 5500 वाज रिलेटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब इसके दो तरीके, आपने कहा सर या इनमें से ना 5500 निकाल के लिख देंगे, राइट? मैंने पूरा ही लिख दिया, इसका मतलब 5500 अंदर लिख दिया, जो कि इसके अंदर नहीं आ रहा। अब मैं कटिंग करने की बजाय 5500 किस साइड पर लिख दिया? ये भी माइनस कर दिया, एक तरीका। और दूसरा तरीका कार क्या था? डायरेक्ट ही माइनस करके लिख देते, तो फिर डेबिट साइड पर नहीं लिखेंगे। और ये बात सबको समझ तो लगी होगी, याद रहेगी। बैड डेट्स रिकवर्ड को दो तरह से डील कर सकते हो, या तो अगर शामिल हो तो, अगर होता ही ना शामिल फिर कुछ करते ही ना। अब लोग क्या करते हैं, जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड आता है ना, तो ये देखते ही नहीं है कि इसके अंदर शामिल है या नहीं है। वो देखते हैं कि अच्छा हमने देखा था सवाल के अंदर डेबिट साइड पर लिखा होता, हम भी लिख देते हैं। ये तब डेबिट साइड पर लिखना है जब इसके अंदर अगर शामिल नहीं होगा तो, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं आता। ये इसको माइनस करने के लिए लिखा हुआ है। डन, आगे बढ़ते हैं।
अब देखना कि आई कैप ना आपको गलतियां कहां पे करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इरिकवरेबल बैड डेट रिटर्न ऑफ 9,000, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड दोनों लिख दें, नेट करके लिख दें, तेरे को अलाउड लिखेंगे 3,000। फिर उसके बाद काउंटर सेटलमेंट कितनी है 6,000। सेल रिटर्न है ही नहीं। अब और कोई बात कहता है कि आप ना मुझे सेल बताओ। अब कैसे करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और जो डिफरेंस आएगा, जैसे कैरी डाउन नहीं फाइंड करते, अब जरा करो तो क्रेडिट साइड का टोटल करो पहले, कंफर्म में क्रेडिट साइड का टोटल ही बड़ा आ रहा होगा। दोनों साइड से बैलेंस निकालना आता है ना, दोनों साइड का टोटल जो फर्क होगा वो मिसिंग फिगर होगी। हाँ तो अभी वही डेबिट साइड बड़ी आएगी। अब तो क्रेडिट साइड इसलिए बड़ी आएगी क्योंकि फाइंड डेबिट साइड वाली चीज कर रहे हैं दोनों। फिर नहीं देखना, वो तो कैरी डाउन फाइंड करने के लिए देखते हैं बस। अब तो कैरी डाउन गिवन है, अब देखेंगे जो टोटल बड़ा आ रहा है उस वो टोटल करके जो बाकी माइनस करके जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा जो मिसिंग। क्वेश्चन के अंदर ये भी आ सकता है कैश फ्रॉम कस्टमर फाइंड करें, तो फिर सेल गिवन होगी। हाँ जी, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, कितना 3,5 3,4,2 3,5,3 दोनों साइड पर आपको पता है टोटल सेम होता है। अब इसमें से 70,000 भी निकाल दो, 5500 भी निकाल दो, जो बैलेंस आएगा कितना 7 लाख 278,000। सर अगर हम यहाँ पे कैश बैक में से माइनस करके निकालेगा तो आंसर कितना? नहीं, बिल्कुल यही आएगा, एग्जैक्ट यही आएगा, टोटल चेंज आएगा, सेल वही आएगी। हमारा मकसद तो सेल फाइंड करना है ना। अच्छा इधर आओ, इधर मैंने आपको कहा ना कि आई कैप ना सिर्फ जीनियस लोगों को बुलाता है अपने पास, और हाफ बॉय जीनियस को भी बुला रहा है, हाफ बॉय में थोड़े बहुत आधे पौने। अब बहुत सारे लोग ना 278 आंसर आया और इसको आंसर लगाकर आ गए और सवाल गलत। ये तो क्रेडिट सेल्स आई हैं और उसने पूछा है ग्रॉस सेल्स अमाउंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। रेवेन्यू तो टोटल सेल्स होती है, तो इसके अंदर 50,000 भी ऐड करेंगे। 278,000 कौन सा आया, नेट सेल्स। अब इसमें 50,000 ऐड किया तो कितना आ गया 3 लाख। आपका जवाब होगा पेपर के अंदर बीटा और आई कैप का जवाब होगा डेल्टा, क्योंकि वहां पर पता नहीं हम लोग ऐसा मान के जाते हैं। अच्छा ये लोग जब मैं बात करता हूँ ना तो बहुत सारे लोग ना माइंड कर जाते हैं कि शायद सर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। भाई इज्जत है नहीं तो बेइज्जती कहां से आ गई। अब दूसरी बात यह है कि कभी भी अपने आप को जीनियस समझने की गलती मत करना, हमेशा स्ट्रगलिंग हो, और कभी भी आपको ये ना सोचना कि आपको सब कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता। हर चीज सीखो और हर अंदाज से सीखो, जितना हो सकता है सीखो। चले जी, हो गया। चलिए और सवाल बता, मजा आया बेइज्जती का या सवाल का? अगला सवाल पहले करीब करीब वाले सवाल बताएं, इसके हमसाए। अच्छा जब सवाल करोगे तो बहुत बड़े बड़े सवाल सामने आएंगे, आप लोग जवाब देकर सवाल समझते हो, सवाल करके जवाब देखते होते हैं, जवाब देकर सवाल नहीं समझते। आपसे सवाल नहीं हो तो आप जवाब देखते हो, जवाब देकर फिर आप दोबारा सवाल पढ़ते हो, सवाल समझ लगता है। और मजे की बात है पेपर में ऐसा नहीं होता, पेपर में वो जवाब देता ही नहीं है, तो सवाल समझो। 49 कहता है बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एज एट 1122 was 500,000 and company estimates is to create journal allowance 5%। पहले देखें
बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल 1122 5 लाख ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग रिसीवेबल आ गया और एस्टिमेट टू क्रिएट जनरल अलाउंस 5%। अगर 5 लाख का 5% ले लो तो क्या आता है 25,000। यस और यहाँ से पता नहीं चाहिए हमें क्या, लेकिन अलाउंस भी हमारे पास ओपनिंग आ गया। यस डन। एज एट दिसंबर द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस 540,000, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यस But it was discovered that one of the customer was declared bankrupt and an amount of rupees 48,000 has to be written off. ये करनी है करनी है। यस The company has changed its estimate to create general allowance and new estimate is 6%. What journal entry should be made at year end adjustment of the above? कहता है हमने एडजस्टमेंट क्या करनी है। अब एक तो एडजस्टमेंट हमने करनी है 48,000 बैड डेट्स की, क्योंकि ये भी नहीं हुई, और एक एडजस्टमेंट हमने करनी है अलाउंस की। एडजस्टमेंट का मतलब होता है अलाउंस इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना। ओपनिंग अलाउंस कितना है 25,000, क्लोजिंग अलाउंस 5,40,000 माइनस 48,000। सही जा रहा है काम? कितना बच गया 492 मल्टीप्लाइड बाय 6%, कितना 29520। आपका ओपनिंग अलाउंस था 25,000, क्लोजिंग अलाउंस कितना आ गया 29,520। अलाउंस कम किया या ज्यादा? कितना ज्यादा 4,520। तो मेरे भाई आपका जो काम हुआ है ना, एक तो आपका बैड डेट्स हुआ 48,000 और एक आपका अलाउंस इंक्रीज हुआ कितने से 4,000। तो ये देखिए बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स 52,520 उसने इकट्ठा कर दिया, क्योंकि बैड डेट्स भी तो बैड डेट्स होते हैं और अलाउंस बढ़े तो बैड डेट्स डेबिट करते हैं। अलाउंस बढ़े तो बैड डेट्स बढ़ा देते हैं और अलाउंस कम हो तो बैड डेट्स कम कर देते हैं। तो बैड डेट्स में हमने ऐड कर दिया। और क्रेडिट क्या किया, एक अकाउंट रिसीवेबल 48,000 और एक अलाउंस फॉर। अब कहोगे सर आपने तो ये हमें पढ़ाया ही नहीं, डाल दो मेरे ऊपर। खैर अब जरा देखें, मुझे बताओ बैड डेट्स की क्या एंट्री होती है। बैड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल कितने से इस क्वेश्चन के अंदर एक एंट्री हो गई। अलाउंस कम हुआ था ज्यादा कितना, एंट्री बताएं। बैड डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स 4,520। अच्छा ये तो बनाया था ना। अब अगर मैं इसको इकट्ठा करूं तो बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं 5250 से 20 से 5250 से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 48,000 से, और बैड अलाउंस क्रेडिट हो रहा है 4250 से। अब देखें जाकर आपका यही जवाब बने। उसने एंट्री कंबाइन कर दी, जो दो डेबिट हो रहे थे उनको इकट्ठा कर दिया और जो क्रेडिट हो रहे थे क्रेडिट साइड पर लिख दी। ठीक होगी बात? और सवाल बताएं। अच्छा सवाल आपको तभी ज्यादा मजा आएगा अगर आप लोगों ने की होते तो, वरना तो बस ऐसे ही है खाली मजे आएंगे। बस खत्म, 19 के अलावा और कुछ नहीं है। चलो 19 पे चलते हैं। देखें जी, सवाल के अंदर लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल ऑफ इनाम जून 2022 बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट 4,10,000। ये सवाल आपका है। आई क्या अपने अगर आपको स्कॉलरशिप दे दी ना तो मैंने कह देना ना दो। देखिए 4,10,000 उसने कहा कि नीचे वाली एडजस्टमेंट इसमें नहीं। कहते हैं पहले ना रिक्वायरमेंट में देख लेते हाउ मच अमाउंट
shall be charged to statement of comprehensive, इनकम हमने फाइंड क्या करना है, SOPL। अब देखिए, इनाम ट्रेडर हैज डिसाइड टू रिटर्न ऑफ 11,000, क्या है ये, बैड डेट्स, हो गया बैड डेट्स 11। आगे चलते हैं, इनाम ट्रेडर हैज आइडेंटिफाइड कस्टमर जेजे सन हु इज फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ओड 25,000, इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट 80% अलाउंस, स्पेसिफिक अलाउंस, यस द एस्टिमेट ऑफ कैलकुलेटेड जनरल अलाउंस इज, 5%। और ओपनिंग अलाउंस कितना पड़ा हुआ है, 18,500। अब आपके पास था 4,10,000, ठीक है। यस पहली बात तो यह है कि इसमें से 11,000 निकालो जो बैड हो गए हैं, 399 क्या वो माइनस हुआ है, नहीं अभी करना है। कितना बच गया, 399 यहां पर लिख लेते हो 390। अब उनमें से जो जेजे सन है उसको अलग करो, स्पेसिफिक है, यस जेजे को अलग कर दिया 25,000, और उसके ऊपर अलाउंस कितना लेना है, 80%। 80%, और 399 में 25 निकाल दो, बाकी कितना बच गया, 370, उसके ऊपर कितना लेना है, 5%, वो 5% ले लो उसका, कितना, 18,700। अगर मैं 20 और 18,700 को प्लस कर दूंगा तो ये कैरी ऑन आ गया, यस ब्रॉड ऑन गिवन है 18,500, बैड डेट्स गिवन है, और उसने पूछा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव में चार्ज क्या हो रहा है, सही कह रहा हूं ना, Yes. आई क्या आपको कहना चाहिए, 18,000 प्लस कैरी ऑन कितना आ रहा है, 38,700, यस ब्रॉड ऑन कितना आ रहा है, 18,500, तो कितना आ गया मेरे ख्याल में 11,200, क्योंकि अलाउंस का डिफरेंस 200 आ रहा है ना, और बैड डेट्स कितने 11,000, तो एस2 को कितना चार्ज हुआ, 11,200, 31,200, अच्छा माइनस हो रहा है वो 18, मैंने कहा 38 है शायद, 31। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 11,200 भी लिखा हुआ था, 200 भी लिखा हुआ था, मतलब आप जो भी गलती करेंगे जवाब होगा, और वो पहले होगा। सर एक लाइन 5% 5% क्यों लिया, ये किस पे लिया, अब देखिए आपके पास डेटा थे 4,10,000, उसमें 11,000 तो राइट ऑफ हो गए, बाकी बच गए 390, उसमें से 25,000 के ऊपर स्पेसिफिक और बाकी 374 के ऊपर 5%, देखिए ना 399 बच गए ना डेटर, तो जो स्पेसिफिक है उनको अलग कर देंगे, रिमेनिंग अलग कर देंगे, और कर दे खत्म इसको, चले।